गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट 2, जिसका टॉपिक पॉपुलेशन और उसका सब टॉपिक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हम स्टार्ट करेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Nature, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. इस लाइन का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर हम नेचर में देखें तो हम बहुत कम ही ऐसा फाइंड करते हैं कि एक आइसोलेटेड मतलब कि एक मतलब अकेला सिंगल इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज़ का मिले हमें नेचर के अंदर। जैसे कि बात करते हैं कि नेचर में सिर्फ हमें ह्यूमन का सिर्फ एक जो कि ह्यूमन एक स्पीशीज़ है, उस स्पीशीज़ का एक ही इंडिविजुअल हमें नहीं देखने को मिलता। हमें और भी तरीके के स्पीशीज़ जैसे कि कैट, डॉग, ये सब और भी जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके भी हमें इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। हम कहीं पे भी एक सिंगल ह्यूमन नहीं पा सकते किसी भी जगह पर। ये इसका मतलब हुआ। मेजॉरिटी ऑफ देम जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। और मतलब मेजॉरिटी जैसे मान लेते हैं कि ह्यूमन है, कैट है, डॉग है और रैट्स हो गए, तो ये सब एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, है ना। एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, कोई भी एक सिंगल आइसोलेटेड हमें नहीं देखने को मिलता, है ना। और वहाँ पर वो रहते हैं, अपने चीज़ों को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, है ना। और जो जिनको रिसोर्सेज मिलता है, अवेलेबल होता है, उसको लेकर के फिर वो पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, है ना। मतलब कि पोटेंशियली इंटरब्रीड करना कि मेट करना, है ना। और फिर उससे एक पॉपुलेशन अपना बनाते हैं, है ना। तो ये इस लाइन का मतलब हुआ। आगे पढ़ते हैं। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरब्रीडिंग का टर्म है, इससे हम भले ही समझते हैं कि ये क्या बता रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बता रहा है, पर अगर हम एक ऐसे ग्रुप की बात करें, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करें जो कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना है, तो वो पॉपुलेशन को भी हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए कंक्लूड करते हैं, है ना। सिंपल यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि हमें इकोलॉजिकल स्टडीज़ में सिर्फ पॉपुलेशन को ही लेना है। अब वो पॉपुलेशन चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया हो चाहे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया हो, पॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। फिर आगे पढ़ते हैं। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन द वेटलैंड, रैट्स इन एन abundant dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plant in a pond are some examples of a population. तो इस लाइन का कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी कॉर्मोरेंट्स एक तरीके का बर्ड होता है जो कि वेटलैंड में पाया जाता है। तो जितने भी कॉर्मोरेंट्स होते हैं वेटलैंड में, रैट्स की बात करें जो कि एबेंडेंट ड्वेलिंग का मतलब होता है सुनसान घर, ठीक है। उस सुनसान घर में जो भी चूहे पाए जाते हैं, टीक वुड ट्री जो होता है वो फॉरेस्ट में ऐसे आप जाते हो जब भी ड्राइविंग पे, तो ऐसे फॉरेस्ट ट्रैक के बीच में साइड साइड पे वो लगाए जाते हैं ना टीकवुड, तो उसकी बात करें, या फिर बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में, या फिर लोटस प्लांट की बात करें जो कि एक पॉन्ड के अंदर है, ये सारे क्या है, एक तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, किनके, पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। Earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमने पुराने चैप्टर्स में, कुछ पहले के चैप्टर्स में ऐसा पढ़ा है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करें, तो जहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अकेले ही मैनेज करता है किसी तरीके से अपने आजू बाजू के जो चेंज्ड इन्वायरमेंट है, अपने आजू बाजू का जो बदला हुआ इन्वायरमेंट है, उससे अकेला ही वो कोप अप करता है।
अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो। लेकिन हम जैसे ही पॉपुलेशन लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पे कोई इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, क्योंकि नाम में ही पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है। जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है, तो हमने जैसा कि एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पे डिज़ायर ट्रेट्स की बात होती है, ठीक है। इवोल्यूशन होता है तो वो इवोल्यूशन इसीलिए होता है कि एक डिज़ायर ट्रेट बन सके जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करा सके, अ, अ, जीने का मौका दे सके, कह सकते हैं ना, मतलब जीने दे, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल पे क्या वर्क करता है हमारा, नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है, जिससे कुछ डिज़ायर ट्रेट्स को लाया जाता है। नेक्स्ट लाइन बोलती है पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया, क्योंकि बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसीलिए अगर हम बात करें तो ये जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये लिंक करता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। अभी तो हमने पढ़ा ना, ये जो इवोल्यूशन है वो किसमें क्या कर रहा है, वो डिज़ायर ट्रेट्स को ला रहा है। डिज़ायर ट्रेट्स एग्जैक्टली में है क्या, जेनेटिक्स से ही तो रिलेटेड है। इसीलिए जो इकोलॉजी होता है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को इवोल्यूशन से रिलेट करता है। तो यही इस लाइन का मतलब था। पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। अगर इस लाइन का मतलब समझें तो एक पॉपुलेशन के पास कुछ सर्टेन फीचर्स बनते हैं जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं बना सकता। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करते हैं एज पिरामिड की बात करते हैं, तो एक अकेला इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हमें एज पिरामिड नहीं बना के दे सकता। जब तक एक पॉपुलेशन के अंदर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दूसरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, तब तक वो एज पिरामिड नहीं बन पाएगा, है ना। तो मतलब कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि एक पॉपुलेशन में रहने वाले इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्ट करने से ही वो एट्रीब्यूट्स बनते हैं, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अकेला बना पाता है। आगे पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एक अकेला ऑर्गेनिज्म जो होता है हम उसके बारे में बर्थ बोल सकते हैं ऐसा कि उसका बर्थ हुआ है या फिर उसका डेथ हुआ है, जिया या मरा है। लेकिन एक पॉपुलेशन में हम जब इसी चीज़ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इनको हम लेकर आते हैं बर्थ रेट के टर्म्स में या फिर डेथ रेट के टर्म्स में, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रिफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। पर कैपिटा मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ पर पर्सन, मतलब कि एक पॉपुलेशन के अंदर पर पर्सन एवरेज नंबर ऑफ बर्थ कितना हुआ, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा बर्थ, ठीक है। और इसी तरीके से पर कैपिटा डेथ भी होता है। आगे बढ़ते हैं। द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। इस लाइन का पहले मतलब हम समझेंगे। पहले रेट क्या होता है, रेट समझो। रेट अगर तुम केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़े होगे जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, उसका मतलब ही ये होता है कि चेंज। जब भी हम रेट की बात करते हैं तो वहाँ हम चेंज की बात करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि ये जो रेट है ना, इसको हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, चेंज इन नंबर के, ठीक है, नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम इसको चेंज इन नंबर के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हेयर इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू reproduction 8 new plants are added, taking the current population to 28, we calculate the birth rate as 8 upon 20 equals to 0.4 offsprings per lotus per year। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया है कि 20 क्या थे, एक पॉन्ड था उसमें 20 लोटस पहले से थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि और भी 8 लोटस का क्या हो गया, बर्थ हुआ, ठीक है। तो फाइनली 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, नो डाउट।
थोड़ा सा हैंड राइटिंग को इग्नोर करना। हाँ, तो 28 हो जाएगा। तो ये टोटल मिला करके 28 हो गया। अब जो कुल संख्या है वो कितनी है, 28 है। हमने क्या पढ़ा था, पर कैपिटा बर्थ क्या पढ़ा था, और यहाँ पे ये रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है। रेट क्या था कि चेंज इन नंबर। अच्छा, नंबर में पहले 20 था, अब क्या हो गया, ये 28 हो गया। तो इनके बीच का जो चेंज है वो कितना रहा, 8, इसीलिए हमने 8 ऊपर लिखा। अब ये चेंज इन नंबर था किसके रिस्पेक्ट में, पॉपुलेशन के। अब पॉपुलेशन कितना था पहले, 20 था। तो 8/20 क्या आया तुम्हारा, 0.4 आया। ये जो 0.4 है ये क्या है, इतनी ऑफस्प्रिंग्स हैं जो किसके, लोटस के, जो कि पर ईयर बन रहे हैं, है ना। तो पर ईयर अगर देखें तो 0.4 ऑफस्प्रिंग जो है पर लोटस बन रहा है। हर एक लोटस से 0.4 ऑफस्प्रिंग बन रहा है पर ईयर। ये इसका कहने का मतलब हुआ। सेम उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, इफ़ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी population of 40 fruit flies die during a specified time interval, say a week, the death rate in a population during that period is 4/40 equals to 0.1 individuals per fruit fly per week। अगर हम इसको समझते हैं, इसको हटा लूँ मैं, अगर हम इस एग्जाम्पल को समझें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर 4 इंडिविजुअल, एक लेबॉर्ट्री का पॉपुलेशन है जिसमें 40 फ्रूट फ्लाई पहले से हैं, ठीक है, जिनके 4 फ्रूट फ्लाइज जो थे वो मर गए, ठीक है, तो जो डेथ रेट होगा वो क्या होगा। तो सिंपल है, चेंज पहले लिखेंगे क्योंकि रेट की बात कर रहा है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जैसे ही रेट की बात करेगा, आपको क्या करना है, आपको चेंज इन नंबर लिखना है। चेंज इन नंबर पहले कितना था, पहले 40 था, ठीक है। तो आपका अगर बात करें विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन देखें तो 40 मेंबर्स थे पहले, और चेंज कितने का आया, 4 का आया, ठीक है। चेंज आपको याद रखना है, रेट की बात जब भी होगी आप चेंज की बात करोगे। तो ये आपका चेंज हुआ 4, और 4/40 आपका 0.1 आ गया। क्या आपका, इतनी इंडिविजुअल्स किसके, फ्रूट फ्लाई के, पर वीक, हर हफ्ते पर वीक इतने फ्रूट फ्लाइज जो हैं, इतने इंडिविजुअल उनके मर रहे हैं, है ना। यही इसका कहने का मतलब हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। अभी कुछ देर पहले हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी बर्थ रेट की, डेथ रेट की, जो कि एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट था। अब हम एक दूसरे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की बात करते हैं जो कि सेक्स रेशियो है, ठीक है। एन इंडिविजुअल इज ईदर अ मेल or a female, but the population has a sex ratio, that is 60% of the population are females and 40% are males। देखो, कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल, जैसा कि हमने पहले बर्थ वाले के लिए, डेथ वाले के लिए एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात की थी, उसी तरीके से अगर हम इसकी भी बात करें तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें जहाँ पर ये मेल फीमेल इंटरैक्ट करते हैं, जहाँ पर इंटरैक्शन चलता है, वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो उससे एक पॉपुलेशन के अंदर एक दूसरा एट्रीब्यूट आता है जो कि सेक्स रेशियो बनता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में याद दिया था कि एक पॉपुलेशन, अगर हम एक फ़ीमेल की पॉपुलेशन की बात करें तो वो 60% हो गया, लेकिन वहीं अगर हम एक मेल की पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या मिला, 40% मेल्स मिले, है ना। आगे हम बात करें, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज़ कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। अगर हम बात करें कि एक पॉपुलेशन है किसी भी गिवन टाइम पे, ठीक है, वो बना होता है इंडिविजुअल्स के अलग अलग एजेस के। जैसे मान लेते हैं कि 2024 चल रहा है, ठीक है, तो इस 2024 में हमें अलग अलग इंडिविजुअल्स मिलेंगे। किसी की एज 14 होगी, किसी की एज 22 होगी, किसी की 80 होगी, है ना। तो हर तरीके के इंडिविजुअल हमें 2024 में देखने को मिल रहे हैं अलग अलग एजेस के। तो हो सकता है कि इस टाइम 2024 के टाइम जो 16 साल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो 22 साल के बच्चे हैं वो उससे भी ज़्यादा है, और जो 80 साल के हैं वो थोड़े कम हैं,
है ना। अगर हम यही 2023 की बात करते तो उस टाइम पे जो 16 साल के बच्चे थे वो कम थे, है ना। 22 साल के बच्चे जो थे वो थोड़े और ज़्यादा थे, और 80 साल के भी ज़्यादा थे। तो हर टाइम पे एक पॉपुलेशन के अंदर ये जो एज का एक पॉपुलेशन के अंदर ये जो एज का कह सकते हैं डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। कि इस 16 साल के एज ग्रुप के बच्चे इस साल इतने कम अमाउंट में थे, या फिर कम संख्या में थे कहना ज़्यादा सही होगा, और ये 23 साल के जो है वो ज़्यादा संख्या में थे। तो ये एक पॉपुलेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट एजेस के एक पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। और इन्हीं डिफरेंट एजेस के पॉपुलेशन के साथ हम एक एज पिरामिड बनाते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे हम पढ़े, if the age distribution percent individuals of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called the age pyramid. अगर हम पॉपुलेशन को एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो जो एक रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है वो एज पिरामिड कहलाता है। For human population, the age pyramid generally show age distribution of males and females in a diagram. तो इसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो एज पिरामिड होता है वो जनरली एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है मेल के और फीमेल के एक गिवन डायग्राम में। इसको समझते हैं जैसे कि ये डिक्लाइनिंग वाला यहाँ पर अगर आप देखें, इसको पेन को मैं चेंज कर लूँ थोड़ा, एक सेकेंड, ये रेड से मैं मार्क कर लिया, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, ये येलो वाला पार्ट अगर आप देखें, ये जो बीच में एक लाइनिंग गई है ना, ब्लैक से इसको बनाते हैं, ये जो बीच में आप लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पे, और ये फिर आप इधर वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो। तो एक यहाँ पे किसको शो कर रहा है, मेल को शो कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे किसको शो कर रहा है, फीमेल को शो कर रहा है, ठीक है। वही ये लाइन बताना चाहती है। आगे पढ़ते हैं, द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो शेप होता है ना पिरामिड का, ये जो आप ये आप ये देख रहे हो ना इस वाले फिगर में, ये क्या है, एज पिरामिड है, ठीक है। तो ये जो शेप आप देख रहे हो, ये पिरामिड का कुछ ऐसा शेप क्या है ना, ये देखो इसका थोड़ा ट्रायंगुलर शेप क्या है ना, इसका थोड़ा ऐसे कुछ उल्टा सा शेप गया है ना, और इसका थोड़ा बेल शेप है ना, ये थोड़ा बेल शेप सा लग रहा है, और ये थोड़ा अर्न शेप का है, ठीक है। ये वाला थोड़ा अर्न शेप का है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पहला वाला है वो क्या दिखा रहा है, एक्सपैंडिंग वेयर इट इज़ ग्रोइंग। दूसरा क्या दिखा रहा है, स्टेबल दिखा रहा है, और तीसरा क्या दिखा रहा है, डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो ये जो शेप है ना पिरामिड का, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रोथ स्टेटस को, कि किस तरीके से एक पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रहा है ना। और इसी साल 2023 में शायद ये 2 PYQ आए थे। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ ना इस PYQ को और इस डायग्राम को यही डिस्कस कर लेते हैं, वही ठीक होगा। तो अगर हम पहले डायग्राम की बात करें जहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हमें एक्सपैंडिंग दिखा रहा है ना। पहली बात तो ये आपका PYQ है, ये आपको तो करना ही करना है, ये जो 2 मैंने PYQ दिए हैं। और ये आपको डायग्राम एकदम रटा होना चाहिए कि यहाँ पे ये प्री रिप्रोडक्टिव लिखा है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब कि जो 0 से लेकर के कितने साल तक के बच्चे हैं आपके, 18 साल तक के बच्चे हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव हुआ। फिर रिप्रोडक्टिव जो कि रिप्रोड्यूसिंग वाली एज होती है वो, और फिर उसके बाद जो कि सीनियर सिटीज़न की होती है वो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, जहाँ पे मेंसेस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। अगर एक फ़ीमेल की बात करें तो वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 साल से ऊपर के लोगों की बात कर लेते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, ठीक है। तो ये अगर एक एक्सपैंडिंग की बात करें तो जैसे इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, या फिर हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री की, तो यहाँ पे ना हम देखते हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, मतलब कि जो बच्चों की एज है वो बहुत जो बच्चों की एज वाली संख्या के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और रिप्रोडक्टिव जो है उन बच्चों की एज वाली संख्या से थोड़े कम है, और जो फिर हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो और भी ज़्यादा कम है। तो ये एक्सपैंडिंग वाला सिचुएशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, आपके इंडिया में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं स्टेबल की,
ये जो स्टेबल वाला कंडीशन है वो हमें मान सकते हैं कहाँ पे, यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है। और कभी कभी शेप के बारे में भी ऐसा पूछ लेते हैं, तो ये जो शेप है स्टेबल की वो आपकी बेल शेप है, ठीक है। और फिर अगर हम डिक्लाइनिंग की बात करें, तो ये जो डिक्लाइनिंग, अच्छा ये स्टेबल की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो स्टेबल में अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है और ये जो रिप्रोडक्टिव वाला है, इसमें अगर आप दोनों को देखो तो लगभग सेम है ना। वेयरएज जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला है वो बहुत ही कम है ना। आगे हम बात करें डिक्लाइनिंग की, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, जापान में, स्विट्ज़रलैंड में ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले बच्चे की एज होती है वो बहुत, बच्चों की एज वाले संख्या होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और अगर पोस्ट की बात करें वो भी कम होते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव एज वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा आप सोच सकते हो ऐसा क्यों, यहाँ पे ना जापान के जो अभी के जो लोग हैं ना वो मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि बच्चे करने चाहिए, हम अपने पे थोड़ा डिपेंड हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा ऐसा सिचुएशन वहाँ जापान में चल रहा है। तो फिलहाल ये तो इतना ही है। और अगर हम बात करें इस पी वाई क्यू को, तो इसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एक पी वाई क्यू आपका ऊपर में मैंने दिया था, उसको मैं आपको कल डिस्कस करके बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं, क्योंकि वो आगे वाले से थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो फिलहाल मैं इन दो पी वाई क्यू को डिस्कस कर लेती हूँ। तो अगर आप इसको पढ़ोगे, सबसे पहले मैं ये वाला पढ़ती हूँ, द परसेंटेज इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज, जो परसेंटेज इंडिविजुअल्स है प्री रिप्रोडक्टिव एज के वो ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, फॉलोड बाई रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, है ना। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा है, और अगर पोस्ट की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, तो ये कम है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, एक्सपैंडिंग में। और यही क्वेश्चन था जो कि मेरे ख्याल से मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ था आपके 2023 के क्वेश्चन में। अगर बात करूँ दूसरा वाला, उसी मैच द फॉलोइंग में ये भी था कि द परसेंटेज इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग सेम होते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिला था बच्चे, स्टेबल में देखने को मिला था। तो ये यहाँ तक है। आगे हम बात करते हैं, अच्छा ये क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे पढ़ते हैं, size of the population tells a lot about its status in the habitat। तो अगर हम बात करें कि एक पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो हमें बहुत कुछ बता दे सकता है, एक हैबिटेट के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि मैं कभी एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक फॉरेस्ट है, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर जो है डियर का जो संख्या है वो बहुत अचानक से बढ़ गया, ठीक है। तो डियर को कौन खाता है, ऑब्वियस सी बात है कि लायन खाता है, शेर खाता है। तो जब तक लायन था तब तक जो हिरन था उसका जो पॉपुलेशन था वो कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही शेर कम होना शुरू हुआ, वैसे ही क्या हुआ, जो हमारा जो हिरन है उसका संख्या बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें, अगर हम एक स्टेटस को लें, अगर हम ऐसा देखें कि सडन से हमें बहुत ज़्यादा डेयर दिखने लगा, तो हम ऐसा ही ना सोचेंगे कि वहाँ पे इसका मतलब कि शेर की संख्या कम हो गई होगी, तभी तो ये डियर का संख्या जो है वो बढ़ गया। तो इससे हमें क्या पता, ये पता चलता है कि जस्ट एक हैबिटेट के अंदर हमने हिरन का साइज देखा, हिरन के संख्या देखा, साइज नहीं बोलेंगे, हिरन के पॉपुलेशन का साइज देखा, है ना। और जैसे ही हमने उसका संख्या देखा, हमने ये स्टेटस प्रिडिक्ट कर दिया कि ज़रूर वहाँ पे जो लायन की संख्या होगी वो कम रही होगी, है ना। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator, or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size। चाहे कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस क्यों ना हो जो कि हम एक पॉपुलेशन के अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो आउटकम हो किसी कंपटीशन का जिसमें दो स्पीशीज़ लड़ रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का इम्पैक्ट, जैसे किसी प्रेडेटर का इम्पैक्ट, किसी भी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हम इसे हमेशा इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। वो भी किसके टर्म्स पे, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, मतलब कि पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज आया, इसके टर्म्स में हम इवैल्यूएट करते हैं। Size in nature could be as low as less than 10
Siberian cranes at Bharatpur wetland in any year or go into millions. Chlamydomonas in the pond. कहने का मतलब ये है कि जो साइज़ है वो हो सकता है नेचर के अंदर जा सकता है 10 से भी कम, है ना। जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स का जो कि भरतपुर वेटलैंड में हर साल आते हैं, तो इनका एग्जाम्पल दिया गया है। या फिर ये जो पॉपुलेशन है, ये जो साइज़ है, ये जा सकता है मिलियंस में, जैसे कि क्लमाइडोमोनास की बात करें जो कि एक पॉन्ड के अंदर है। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डेस्टिनेटेड एज n need not necessarily be measured in numbers only। तो ज़रूरी नहीं है पॉपुलेशन साइज, जिसको हम यहाँ पे टेक्निकली क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम लोग n से दिखाएंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर्स के टर्म्स में ही सिर्फ लें। Although total number is generally the most appropriate measure of population density। भले ही हम ये जानते हैं कि जो टोटल नंबर होता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है जब भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं। तो जब भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो अप्रोप्रिएट तरीका है किसी भी पॉपुलेशन के साइज़ को नापने का, वो उसके नंबर से है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है। It is in some cases either meaningless or difficult to determine। बट कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर ये काफ़ी मीनिंगलेस हो जाता है, नंबर्स के टर्म्स में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करना काफ़ी मीनिंगलेस हो जाता है। तो उन अलग अलग केसेस में, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए उसकी बात करते हैं। इन एन एरिया इफ़ देर आर 200 कैरेट ग्रास, जिसमें पार्थीनियम हाइपर नहीं सॉरी पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस Parthenium hysterophorus plant, but only a single huge banyan tree with large canopy, stating that population density of banyan is low relative to the carrot grass, amount to underestimate the enormous role of the banyan in that community। मान लेते हैं कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है वो अलग अलग पॉपुलेशन से मिलकर के बनती है। मान लेते हैं कि कम्युनिटी है जिसमें अलग अलग पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में अगर हम पार्थीनियम की बात करें जो कि एक कैरेट ग्रास है, उसकी बात करें, वो 200 है नंबर में। अभी जस्ट हमने बात की कि पॉपुलेशन साइज को अगर हम नंबर के थ्रू बताते हैं तो वो काफ़ी अप्रोप्रिएट होता है। और उसी कम्युनिटी के अंदर एक दूसरा पॉपुलेशन है जो कि सिंगल बनियान ट्री का है, और वो सिंगल बनियान ट्री कितना ह्यूज होता है आप ये सोचो। और जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो पार्थीनियम है, जो कैरेट ग्रास है, वो 200 है नंबर में। अभी हमने जस्ट बात किया कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर्स के टर्म्स में अप्रोप्रिएट समझते हैं, तो वहाँ पे वो 200 है, और यहाँ पे एक सिंगल बनियान ट्री है। लेकिन आप खुद सोचो, आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि वो जो 200 पार्थीनियम होगा, उसको अगर हम इकट्ठा करते तो उसका पॉपुलेशन कितना बनेगा। और अगर हम इसी एक बनियान ट्री की बात करते, कितना ह्यूज है, कितना जगह छेका होगा ये, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा बोल दें कि जो बनियान ट्री है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो ये काफ़ी एक तरीके से क्या यहाँ पर बोला गया आपका, हम यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस बनियान के एनोरमस रोल को, है ना, उस कम्युनिटी के अंदर। आगे पढ़ते हैं। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज। तो अगर इस लाइन की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो परसेंट कवर या फिर बायोमास है, ये ज़्यादा मीनिंगफुल मेजर है किसके लिए, पॉपुलेशन साइज को या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए मेजर करने के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम ये जो बनियान ट्री का एनोरमस रोल है, इसको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, है ना, जो चीज़ गलत है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि नंबर से ज़्यादा, अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना है तो नंबर से ज़्यादा यहाँ पे मीनिंगफुल क्या होगा, बायोमास होगा, है ना, परसेंट कवर होगा। आगे हम पढ़ते हैं। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ द population is huge and counting is impossible or very time consuming। कहने का मतलब है कि अगर हम टोटल नंबर की बात करें, अगर हम नंबर को फिर से अगर एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखें, तो जैसे कि एक आगे एग्जाम्पल भी दिया, पहले वो पढ़ ले। इफ़ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज़ द बेस्ट मेजर
टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी। इसका आंसर भी अभी हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारी लेबोरेटरी में एक पेट्री डिश है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो अगर तुम उसमें देखना चाहो एक एक बैक्टीरिया करके, अगर तुम गिनोगे, सोचो कितने थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया उस पेट्री डिश में होंगे, वो एक एक करके गिनना काफ़ी इम्पॉसिबल होगा, है ना। तो अगेन अगर हम नंबर के टर्म्स में देखें तो नंबर फिर से फेल कर जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम इस अगर क्वेश्चन का आंसर, तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे वापस से जो नंबर है एक अच्छा तरीका नहीं है किसके लिए, अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और वहाँ पे काउंट करना बहुत इम्पॉसिबल है, और या फिर बोल लो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर हम वहाँ पे नंबर को वापस से कंसिडर नहीं कर सकते हैं एक पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका आंसर होगा CFU। CFU क्या होता है बच्चे? CFU होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। एक तरीका होता है, आपको इसके मैकेनिज्म में नहीं जाना है। कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी की ज़रूरत हो। कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी भी सेम वैसा ही पर्पस सर्व करती है। इस चीज़ को हम अगले एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर इंस्टेंस, द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज़ गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। जैसे मान लेते हैं एक लेक है, वहाँ पे फिश बहुत सारी हैं। अब तुम कोशिश करो कि उस पूरे बड़े से लेक में तुम एक एक फिश निकाल करके कैलकुलेट करो। उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि तुम वहाँ पे एक बार में एक चारा फेंको और उससे तुम निकालो, है ना, फिश को निकालो। उससे तुम्हें क्या पता चलेगा कि रिलेटिव कितना है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी का पता लगेगा कि लगभग कितना है, अंदाज़ा लगभग लगा सकते हैं हम, है ना। एब्सोल्यूट तो नहीं बता सकते क्योंकि नंबर बहुत ह्यूज है ना। और इतना बड़ा लेक है, वहाँ पे कहाँ से हम एक एक करके निकालेंगे और एक एक करके खोजेंगे, है ना। तो हम कभी कभी इस रिलेटिव डेंसिटी वाले टर्म को भी यूज़ कर लेते हैं, तरीके को यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें लगभग अंदाज़ा हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। वी आर मोस्टली ऑब्लिगड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। जैसे एग्जाम्पल एक साथ पढ़ लेते हैं। द टाइगर सेंसस इन आर नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व्स इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को इनडायरेक्टली नापना पड़ता है, बिना एक्चुअली में उसको काउंट किए या फिर बिना उसको देखे। कभी कभी हमें बिना देखे भी हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालना पड़ता है ना, या फिर उसको बिना काउंट किए। जैसे कि एक एग्जांपल है टाइगर सेंसस निकालना, ठीक है, जो कि हमारे नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम पग मार्क्स को देख करके, ठीक है, मतलब कि जो टाइगर होता है उसका जो पग होता है ना, उसके मार्क जो कि वो निशान लगाता है ज़मीन पर, उसको देख करके या फिर उसके फीकल पैलेट्स को देख करके हम लगभग उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब कितने टाइगर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, है ना। चलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी मुझे कौन कौन से चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करने चाहिए। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।